Okay, so basically we'll be learning about how to do ROB assessment using ROB2 tool. First of all, we'll have to go to Google and type ROB2 tool. Okay, now we have to install the Excel sheet of ROB2 tool. So we'll click here. And basically it will be installed like this. Now once it is installed, हमने basically जाना है यहाँ फाइल्स में अब ये करना है कि हमने क्लिक करना है यहाँ राइट क्लिक देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज देन वी हैव टू अनब्लॉक इट एंड देन क्लिक ओके। ये बेसिकली हम क्यों करते हैं मैक्रोस को इनेबल करने के लिए। ठीक हो गया। अब हमने ये किया, अब इसको हमने क्लिक करना है एंड बेसिकली हमने मतलब एक्सेल शीट खोलना है। अब मेरे पास ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड शीट है तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जब आप लोग न्यू शीट को खोलोगे ना तो आप लोगों के पास यहाँ कोई आएगा मैक्रोज वर डिसेबल्ड, आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है इनेबल मैक्रोज। ओके, जब आप लोग वो कर लो फिर आप लोगों ने अपने असेसमेंट फॉर्म को ओपन करना है एंड यहाँ जो है तो अपने स्टडी एंड ऑथर नेम देना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ इस आरसीटी का रॉब असेसमेंट। अब इसका रॉब असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका स्टडी आईडी दूंगी। स्टडी आईडी का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम एंड इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब फॉर एग्जांपल इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये मुझे नजर आ रहा है 2023 एंड फर्स्ट ऑथर ऑथर का लास्ट नेम हमारे पास है दुने 2000 दुने बेसिकली। सो स्टडी आईडी हमारे पास क्या होगी यहाँ, मैं इसको दूंगी मतलब ये मैं कट करूंगी यहाँ से एंड हाँ आप लोगों के पास ये फर्स्ट वो आएगा। मैं यहाँ ये 2023। ठीक है। असेसमेंट आईडी में भी यही देना है, अगेन स्टडी आईडी में भी यही देना है। ठीक हो गया। एसएसआर में आपकी मर्जी, अपना नेम आप लोग इंटर करते हो ठीक है, नहीं इंटर करते इसको इसी तरह रहने दें। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, सेकंड बॉक्स ट्रायल प्रोटोकॉल एंड देन नॉन कमर्शियल ट्रायल रजिस्ट्री। ये तीन बॉक्सेस हमने सेलेक्ट करने हैं इसमें। अब आते हैं रॉब असेसमेंट पे। अच्छा, बेसिकली रॉब टू असेसमेंट के हमारे पास है 5 डोमेन्स एंड 5 डोमेन्स को हमने फिल करना है। सबसे पहला डोमेन हमारे पास है रेंडमाइजेशन प्रोसेस का। अच्छा, रेंडमाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाज द एलोकेशन सीक्वेंस रैंडम। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली हमने देखे रॉब असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि एक आर्टिकल की हम क्वालिटी असेस करते हैं कि कितने अच्छी क्वालिटी का ये स्टडी है एंड बेसिकली आरसीटी, क्योंकि रॉब टू हम यूज करते हैं रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के लिए, तो कितनी अच्छी क्वालिटी का ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। अब एलोकेशन सीक्वेंस रैंडम का मतलब है कि जो इंटरवेंशन एंड कंट्रोल दिया गया था क्या वो रैंडमाइज तरीके से गया गया था या नहीं। अच्छा, अब इसके नेम से ही पता चलता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। जाहिर बात है रैंडमाइज तरीके से ही गया होगा। लेकिन नाउ अब इस डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसके मेथड सेक्शन में एंड मेथड सेक्शन में हम देखेंगे आ, हाँ बेसिकली ट्रायल और साइट आउटकम्स। अच्छा, हाँ इसमें हम जाएंगे ट्रायल प्रोसीजर पे बेसिकली कि ट्रायल किस तरह किया गया था। पार्टिसिपेंट्स वर असाइंड रैंडमली 1 to 1 टू रिसीव आइदर प्लेसिबो और मेटफॉर्मिन। अच्छा, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अर्ली मेटफॉर्मिन एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज में मेटफॉर्मिन का क्या रोल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 to 1 रेशो में असाइन किया गया था। 1 to 1 जब भी रैंडमली, हाँ यहाँ देखिए नेम भी आया है, कभी कभी ये होता है कि सिर्फ इन्होंने रेशो दी होती है मे बी 2 to 1 1 to 1, लेकिन जब भी इस तरह का आए तो मतलब कि हमारे पास जो वो है रैंडमाइजेशन है वो हुई है। अब क्या करेंगे, डोमेन 1 में जाएंगे, वॉज द एलोकेशन सीक्वेंस रैंडम, तो यस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, वॉज द एलोकेशन सीक्वेंस कंसील्ड अंटिल पार्टिसिपेंट्स वर एनरोल्ड एंड असाइंड टू इंटरवेंशन। हाँ सो बेसिकली इसका ये मतलब है कि एलोकेशन सीक्वेंस कंसील्ड था, यानी कंसीलमेंट का हमारे पास बेसिकली ये मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल हम एक गोली दे रहे हैं तो क्या एक गोली को रैपर में पैक किया गया था, यानी मैं बिल्कुल
सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझा रही हूँ। कंसील्ड था यानी मतलब लोगों को पता चल रहा था कि इस पेशेंट को मेटफॉर्मिन दिया जा रहा है या फिर प्लेसिबो दिया जा रहा है, या फिर एक इसका ये मतलब है, दूसरा ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, अब सर्जिकल प्रोसीजर्स में ये नहीं पता चलता इसको हम किस तरह कंसील करेंगे, तो उसमें हम बेसिकली यूज करते हैं कोई, हाँ, एक दूसरी चीज। इसको जब आप लोग डबल क्लिक करते हो ना इस कोई भी क्वेश्चन को, तो आप लोगों के पास उस क्वेश्चन की एलेबोरेशन आ जाती है। हाँ, अब इसका यहाँ ये लोग कह रहे हैं, कंसीलमेंट का इन्होंने बताया है कि क्या जो इंटरवेंशन दिया गया था वो इंडिपेंडेंट सेंट्रल फार्मेसी ने दिया गया था, इंटरनेट बेस्ड रैंडमाइजेशन थी, मतलब कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी या नहीं, जो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी मौजूद लोग थे उन्होंने किया था, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। सिंपल इसका मतलब ये। इसमें जब भी कोई आए ना कि हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड हुआ है रैंडमाइजेशन, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, या रिमोट और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड मेथड हमने यूज किया, तो इसका मतलब है कि कंसीलमेंट हुई है। अब हम जाएंगे अपने आर्टिकल पे अगेन, एंड इसमें हम ये देखेंगे, हाँ, trial procedure were assigned randomly to 1 to 1 ratio to receive either metformin and placebo। हाँ, central system for secure interactive web based randomization। हाँ, इसमें दो चीजें देखनी है, या तो वेब बेस्ड randomization का वर्ड है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड, या फिर रिमोट एरिया, या फिर इंटरनेट, इन सब का मतलब एक कंसीलमेंट हुई है। इन्होंने यहाँ कहा है कि हमने वेब बेस्ड randomization किया। वेब का यही मतलब है ना, हाँ देखो, एलोकेशन कंसीलमेंट के मतलब इन्होंने इंटरनेट यूज किया है, वेब यूज किया है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर लेती हूँ। एलोकेशन सीक्वेंस कंसील्ड था या नहीं, तो था। इसमें मैं क्या करूंगी, यस। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, डिड बेसलाइन डिफरेंसेस बिटवीन इंटरवेंशन ग्रुप सजेस्ट प्रॉब्लम विद द रैंडमाइजेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप में जो हमारे पास बेसलाइन डिफरेंसेस हैं, क्या मतलब बेसलाइन डिफरेंसेस थे या नहीं, अगर थे तो बेसलाइन डिफरेंसेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आया था या नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये कि सिंपल आप लोग टेबल वन पे जाओ। टेबल वन हमारे पास बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बेस टेबल वन या स्टडी कैरेक्टरिस्टिक, बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या दोनों की वैल्यूज बराबर है या नहीं, इंटरवेंशन एंड कंट्रोल की। सबसे पहले आप लोग एज पे फोकस करो। एज में क्या है, 34.3 इंटरवेंशन में भी है, 34.3 कंट्रोल में भी है। रेस में 7 हमारे पास इंटरवेंशन है, 6 कंट्रोल में, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ, अब देखो, वाइट हमारे पास 219 है, यहाँ 209 है, 214, 220, मतलब हर वैल्यू को आप लोगों ने इतना वो नहीं करना। खामखा वैल्यूज में थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है। अब देखो, एशियन 17 है, यहाँ 29 आ रहा है। आयरिश ट्रेवलर्स हमारे पास 11 है, और प्लेसिबो में हमारे पास 2 आ रहे हैं। अगेन आप लोग इन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल कार्ड, यहाँ 3 है, यहाँ हमारे पास 63 है। तो मतलब के तकरीबन सेम सेम ही मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, अब ये देखो, जो रॉब असेसमेंट होता है ना, वो बेसिकली एक सब्जेक्टिव चीज है। मैं भी, आप लोग किसी और तरह से सोचते हो, मैं किसी और तरह से सोच रही हूँ। मुझे अब इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। मैं ऊपर ऊपर से देखूं, मुझे तकरीबन सारा सेम ही नजर आ रहा है। मे भी आप लोग कहो कि नहीं, लेट्स से मुझे इस वैल्यू में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, अच्छा मुझे जो है तो इस वैल्यू में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मे भी कि आप लोगों के अकॉर्डिंग ना हो, मेरे अकॉर्डिंग इसमें इतना बड़ा चेंज नहीं है। एक ये तरीका हो गया, इंटरवेंशन कंट्रोल की वैल्यूज को देखो। दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी टेबल्स में यहाँ साथ एक तीसरा कॉलम दिया होता है, उसमें पी वैल्यूज दी होती है। पी वैल्यू फॉर एग्जांपल, अगर इसका यहाँ कोई पी वैल्यू दी हो, अगर तो वो 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है कि हाँ, हमारे पास सिग्निफिकेंट बेसलाइन डिफरेंसेस हैं। अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेसलाइन डिफरेंसेस इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप लोग इस पी वैल्यूज से भी कंपेयर कर सकते हो। अब इस आर्टिकल में नहीं है, मैक्सिमम आर्टिकल्स में आप लोगों को मिलेंगे। द थर्ड वे इज कि आप लोग जाओ और आप लोग यहाँ अपने उसमें देखो, रिजल्ट सेक्शन वाले पैराग्राफ में आप लोग जाओ। हाँ, इन रिजल्ट्स में नीचे एक जगह लिखा होता है कि ये एट रैंडमाइजेशन मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स वर सिमिलर बिटवीन टू ग्रुप्स। इसमें बेसिकली बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का नेम दिया है, तो उन्होंने खुद यहाँ लिखा है कि दोनों ग्रुप्स में सेम थी। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं करूंगी कि डिड बेसलाइन डिफरेंसेस बिटवीन इंटरवेंशन सजेस्ट अ प्रॉब्लम विद द रैंडमाइजेशन प्रोसेस। तो क्या होगा, बेसलाइन डिफरेंसेस थी नहीं, तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, तो मैं कहूंगी नो।
या फिर आप लोग शक डालने के लिए कह सकते हो प्रोबेबली नो। लाइक शक डालने का मतलब ये है कि आप लोगों ने कहा, कुछ जगह पे देखा ना कि बेसलाइन डिफरेंसेस में माइनर चेंजेस थी, आप लोग नो कर सकते हो, प्रोबेबली नो कर सकते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यस भी कर सकते हो। आप लोगों को अगर नजर आ रहा है कि नहीं इतना ज्यादा गैप है, मैं किस तरह इसको वो करूँ, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब जब सारा हो गया, मैं यहाँ एल्गोरिथम को क्लिक करूंगी। मेरे पास क्या है, रिस्क ऑफ बायसेस डोमेन का लो, यहाँ मैं लो फिल करूंगी एसएसआर जजमेंट में। डोमेन वन इज कंप्लीटेड, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स डोमेन टू। डोमेन टू इज डेविएशन फ्रॉम इंटेंडेड इंटरवेंशंस। मतलब कि जो हम इंटरवेंशंस देना चाह रहे थे उससे कितनी डेविएशन हमारे पास आ रही है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वर पार्टिसिपेंट्स अवेयर ऑफ देयर असाइंड इंटरवेंशन ड्यूरिंग द ट्रायल। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ब्लाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ब्लाइंडिंग बेसिकली ये होती है कि व्हाइल वी वर डूइंग द ट्रायल, ट्रायल्स में तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली पेशेंट्स। दूसरे होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल में हो रहा है तो डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेटर्स हैं। थर्ड हमारे पास होता है आउटकम असेसर्स, जो हमारे पास सारा एनालाइज करेंगे, सारे आउटकम्स को देख रहे हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के लोग होते हैं। अब ब्लाइंडिंग का मतलब है कि कितने लोगों को पता है। थ्री टाइप ऑफ ब्लाइंडिंग होती है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंडेड एंड ट्रिपल। सिंगल ब्लाइंड का मतलब है कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता कि उनको क्या इंटरवेंशन कंट्रोल दिया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या डॉक्टर्स हैं एंड जो आउटकम असेसर्स हैं उनको पता है। डबल ब्लाइंड का मतलब है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता, इन्वेस्टिगेटर्स को भी नहीं पता, लेकिन आउटकम असेसर को पता है कि क्या इंटरवेंशन कंट्रोल दिया जा रहा है। थर्ड हमारे पास ट्रिपल ब्लाइंडेड होता है कि तीनों को नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, वर पार्टिसिपेंट्स अवेयर ऑफ द असाइन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द ट्रायल। तो यहाँ आके अब हम देखते हैं, अगेन हम जाएंगे ट्रायल प्रोसीजर में। हम्म, हाँ, लाइक ट्रायल प्रोसीजर, इस आर्टिकल में अब ट्रायल प्रोसीजर का अलग हेडिंग दिया हो, आप लोगों के में भी डिफरेंट ट्रायल्स में ना आर्टिकल्स में ना दिया हो, लेकिन मेथड सेक्शन में सारा गिवन होता है। इसमें इन्होंने लिखा है, ट्रीटमेंट एलोकेशन वाज मस्ट for site investigators, site personnel, participants and outcome assessors। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रिपल ब्लाइंडेड है। मास्किंग एंड ब्लाइंडिंग का सेम ही वो है कि मतलब ट्रीटमेंट जो है वो ना पार्टिसिपेंट्स को पता था कि किस पार्टिसिपेंट को इंटरवेंशन दिया जा रहा है, किसको कंट्रोल दिया जा रहा है, ना इन्वेस्टिगेटर्स को पता था, ना आउटकम असेसर्स को पता था, ना जो मतलब उस जगह पे मौजूद लोग थे ना उनको पता था। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर करूंगी, उन्होंने वहां बोला है नहीं पता था, पर पार्टिसिपेंट्स अवेयर ऑफ देयर असाइन इंटरवेंशन, नहीं पता था उनको, मैं कहूंगी नो। अच्छा, वर केयर गिवर्स, carers and people delivering the intervention aware of the assigned interventions during the trials। का मतलब है कि वहाँ जो मौजूद लोग थे एंड जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको पता था, नहीं पता था, तो मैं कहूंगी नो। इससे ये सारे जो वो है ना डोमेन से, मतलब जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास नील हो जाएंगे। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यस इनको पता था, यस यहाँ भी पता था। तो थर्ड, फॉर थर्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, were there deviations from intended intervention that arose because of the trial context। इस क्वेश्चन का मतलब है, आप लोग यहाँ रीड भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस होल थिंग मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ कि अब हमारे पास सबको पता है, इन्वेस्टिगेटर्स को भी पता है, पार्टिसिपेंट्स को भी पता है, आउटकम जो असेसर्स है उनको भी पता है कि क्या चल रहा है ट्रायल में। एक बंदे को फॉर एग्जांपल डायबिटीज है और एक दूसरे बंदे को, लेट्स से टू टू पर्सन को डायबिटीज है। अब एक को जो है तो मैं मेटफॉर्मिन देती हूँ उसकी डायबिटीज कम करने के लिए, और जो दूसरा पर्सन है उसको मैं प्लेसिबो दे देती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रायल। इवन उसको सही गोली चाहिए। प्लेसिबो क्या होता है, जस्ट मतलब वो गोली के नाम पे एक पैकिंग होती है, उसमें अंदर मतलब गोली होती ही नहीं है। ठीक है, टैबलेट होता ही नहीं है। ये हम ट्रायल्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल उसको पता हो गया, पार्टिसिपेंट्स को भी पता है, इन्वेस्टिगेटर्स को भी पता है कि किसको जो है तो गोली दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कि मतलब ट्रायल में डेविएशन आ गई। एक पार्टिसिपेंट है वो कहता है मतलब उसने ट्रायल ही छोड़ दिया, जिसको पता चल गया कि मुझे तो प्लेसिबो दिया जा रहा है, वो कहता है कि मैंने मरना तो नहीं है, कि मतलब आप लोग मुझे मेन टेबलेट की जगह आप लोग वो दे रहे हो मुझे, um प्लेसिबो दे रहे हो, तो उसने ट्रायल छोड़ दिया।
अब या फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि इन्वेस्टिगेटर ने मतलब कुछ अपनी मर्जी से कुछ उसमें ऊंच नीच कर दी, जस्ट बिकॉज उसको पता था कि किसको मेटफॉर्मिन दिया जा रहा है, किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिविएशन आई है या नहीं। तो अब मैं यहाँ आके देखूंगी, हम जाएंगे इस फ्लो चार्ट में यहाँ, या दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। 535 प्रेगनेंसीज हमारे पास बेसिकली रैंडमाइज्ड हुई थी, ये हम गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए देख रहे हैं ना, मेटफॉर्मिन। 268 लोग जो है तो वो उन्होंने मेटफॉर्मिन रिसीव किया था, और 267 लोगों ने हमारे पास प्लेसिबो रिसीव किया था। अब डेविएशंस थी या नहीं, डेविएशंस का एक मतलब तो ये हो गया, दूसरा मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल इंटरवेंशन में से कुछ लोग कंट्रोल में आ गए, कंट्रोल में से कुछ लोग इंटरवेंशन में आ गए, क्योंकि उनको पता था कि हमें क्या क्या इंटरवेंशन दी जा रही है, क्या क्या हमारे पास मतलब ड्रग्स हमें दिए जा रहे हैं, तो अपनी मर्जी से उन्होंने क्रॉस ओवर कर दिया कि 5 लोग, लेट से मैं कहती हूँ कि इन्होंने यहाँ लिखा है 4 डिडंट रिसीव मेटफॉर्मिन एज रैंडमाइज्ड, इसका मतलब है कि इन चारों ने जो है तो प्लेसिबो रिसीव कर लिया। 5 डिडंट रिसीव प्लेसिबो एज रैंडमाइज्ड, इसका मतलब है कि इन्होंने जाके यहाँ मेटफॉर्मिन रिसीव कर दिया। अब ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, मे बी कि इसके रीजंस डिफरेंट हो ट्रायल में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस ट्रायल में तो उनको पता ही नहीं है ना, ये तो ब्लाइंडेड है। लेकिन अब अज्यूम करें कि 4 लोग कंट्रोल में आ गए, 5 लोग इंटरवेंशन में चले गए, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ डेविएशंस तो आएंगे, डेविएशंस यहाँ से हम वो करते हैं। अब देखो, फॉर विड्रू कंसेंट, लेट्स से कि इन्होंने कंसेंट क्यों विड्रू किया, कि उनको पता है कि हमें प्लेसिबो दिया जा रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि हाँ हमारे पास डेविएशंस थी। लेकिन खैर हमारे पास फॉर नाउ बिंग डेविएशंस नहीं है, इसको मैं अगेन से ट्रायल के अकॉर्डिंग करूंगी। अब हमारे पास मैं कहती हूँ कि यह हमारी डेविएशंस थी। व्हाट दिस डेविएशन लाइकली टू अफेक्ट द आउटकम्स, अब डेविएशंस हमारे पास आ गई, क्या इसका आउटकम्स पे कोई असर पड़ा या नहीं? सिंपल सा आंसर है इसका, अगर तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास क्रॉस ओवर हुए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब 264 पेशेंट में लेट से 100 पेशेंट्स की डेविएशन हो गई, तो जाहिर बात है आउटकम्स पे तो असर पड़ा होगा, तो आप लोग कहोगे कि हाँ आउटकम्स पे असर पड़ा। आप लोग ये देख सकते हो, मतलब रिजल्ट सेक्शन में जाके उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि अगर डेविएशन हुई है तो क्या असर पड़ा था या नहीं, अब इस आर्टिकल में नहीं है। सो थर्ड हमारा ये फोर सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डेविएशन फ्रॉम इंटेंडेड इंटरवेंशन बैलेंस्ड बिटवीन द ग्रुप्स, इसका मतलब है कि क्या मतलब जो हमारे पास डेविएशंस आई थी वो इक्वल थी या नहीं। इक्वल का ये मतलब है कि अगर यहाँ से लेट से हमारे पास 4 लोग छोड़ के गए हैं, तो कंट्रोल में भी से इतने ही लोग गए हैं या नहीं। सिंपल ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 10 लोग जो है तो इंटरवेंशन में से छोड़ के चले गए, 10 लोग या 12 लोग आप लोग ले लो, मतलब इतना मार्जिन होता है। 10 लोग इंटरवेंशन में से छोड़ के चले गए, 10 लोग कंट्रोल में से छोड़ के चले गए, या फिर 12 लोग कंट्रोल में से चले गए, तो इसका मतलब है कि हाँ बैलेंसिंग है, दोनों में से बैलेंस्ड वो हुई है, डेविएशंस हुई है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment to interventions। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास इंटेंशन टू ट्रीट या फिर मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस यूज हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं कि प्रॉपर या अप्रोप्रिएट एनालिसिस यूज हुआ है। पर प्रोटोकॉल एनालिसिस अगर ट्रायल ने यूज किया, तो इसका मतलब है कि ये जो एनालिसिस है वो हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है, इसकी अपनी डिटेल है, लेकिन आई गेस रॉब असेसमेंट में इसकी जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, इंटेंशन टू ट्रीट किसे कहते हैं। मैं यहाँ अपने ट्रायल में आती हूँ, मैं एनालिसिस के सेक्शन में जाती हूँ। Let me find the access section. Analysis was performed according to intention to treat principle। तो क्या है, इन्होंने आईटीटी यूज किया है, तो हमारे पास अप्रोप्रिएट एनालिसिस है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अगेन अपना ट्रायल के अकॉर्डिंग कर दूंगी। नहीं, नो, ये खुद ही ब्लैंक हो गए। अप्रोप्रिएट एनालिसिस यूज हुआ था, नहीं हाँ हुआ था, मैं कहती हूँ यस। अगर तो नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि was there potential for a substantial impact on the result of the failure to analyze participants in the group in which they were randomized। इसका भी यही मतलब है कि अगर हमने अप्रोप्रिएट एनालिसिस नहीं यूज की, तो जो डेविएशन आई हैं उसका रिजल्ट्स पे कोई असर पड़ा है या नहीं।
ये भी अगेन डिस्कशन या रिजल्ट सेक्शन में जाके अगर इन्होंने सही प्रॉपर एनालिसिस वगैरह नहीं यूज की होगी तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हाँ इसमें हमारे पास रिजल्ट्स पे असर पड़ा है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा ये डोमेन कंप्लीट हो गया, ये खुद ही ब्लैंक हो जाएंगे, फिर आप लोगों को इसको फिल करने की जरूरत नहीं होगी, ये ग्रे से हो जाते हैं। मेरे पास रिस्क ऑफ बायस आ गया लो। ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि मतलब आप लोगों ने अगर यहाँ मैं यस करती हूँ, यहाँ भी मैं यस करती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ कि नहीं प्रॉपर एनालिसिस जो नहीं हुआ, तो मे बी कि आप लोगों के पास रिस्क ऑफ बायस है, सम कंसर्न्स या है, तो आपने अकॉर्डिंगली करना होगा। एल्गोरिथम रिजल्ट्स में जो आता है असेसर जजमेंट आप लोगों ने वो करना है। सेकंड डोमेन कंप्लीट हो गया, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड डोमेन। थर्ड डोमेन का है मिसिंग आउटकम डेटा। मिसिंग आउटकम डेटा में बेसिकली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वर डेटा फॉर दिस आउटकम अवेलेबल फॉर ऑल और नियरली ऑल पार्टिसिपेंट्स रैंडमाइज्ड। क्या हमारे पास बहुत से लोग छोड़ के चले गए थे या बहुत से लोगों की डेथ हुई थी या नहीं। सिंपल सी बात थी। हम देखेंगे अगेन फ्लो चार्ट में आएंगे, 535 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो रैंडमाइज्ड हुए थे। ये ऊपर नहीं देखना, अच्छा मतलब ये ऑलरेडी इन्होंने मतलब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने खुद इंक्लूड नहीं की। हमारे पास इंक्लूडेड पार्टिसिपेंट्स 535 है, जो रेंडमाइज्ड हुए थे सैंपल साइज वो है। अब उसमें से जो छोड़ के चले गए बेसिकली मिसिंग आउटकम डेटा हम इसे कहते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को नहीं कहते क्योंकि एक्सक्लूजन तो हमने खुद ही की है। अच्छा, अब इसके लिए ये है कि 268 पार्टिसिपेंट्स इसमें आए थे, 267 यहाँ आए थे। इंटरवेंशन में कितने लोग हमारे पास छोड़ के चले गए हैं, 4 + 2 + 2 8 लोग इतने गए हैं। मतलब कि 268 में थे 8 हमारे पास गए हैं। एंड यहाँ हमारे पास कितने 10 लोग, 267 में से 10 लोग जो हैं तो छोड़ के चले गए। अब इसका हम कट ऑफ रखते हैं 5% या 10%। अगर 5 या 10% लोग छोड़ के गए हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मिसिंग डेटा नहीं है। इससे ज्यादा छोड़ के गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास है। अब आप लोग जो हो तो 535 में से, अच्छा यहाँ 8 एंड यहाँ 10, तो मतलब टोटल 535 में से 18 लोग जो है तो छोड़ के चले गए हैं। बहुत कम लोग हैं, मतलब 5-10% हमारे पास छोड़ के चले गए, हम कहते हैं कि हाँ आउटकम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल था। अब फॉर एग्जांपल इसमें से 100 लोग छोड़ के चले गए, 20 चले गए, 50 चले गए, तो आप लोग कहोगे कि नहीं डेटा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं था। लेट्स से आप लोगों को ये और क्वेश्चन समझाने के लिए मैं कहती हूँ कि नहीं था, नो, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए डेटा अवेलेबल नहीं था। तो अब 3.2 में हमारे पास क्या आता है, इज देयर एविडेंस दैट द रिजल्ट्स वर नॉट बाइस्ड बाय मिसिंग डेटा आउटकम। इतने ज्यादा लोग छोड़ के चले गए, क्या इसका रिजल्ट पे कोई असर पड़ा। तो इसमें बेसिकली हम ये कहते हैं ना कि अगर इम्प्यूटेशन यूज हुई है, मल्टीपल इम्प्यूटेशन एनालिसिस बेसिकली यूज हुई है, ये कोई एनालिसिस होती है मिसिंग डेटा आउटकम को कॉप अप करने के लिए, तो मतलब कि रिजल्ट पे असर नहीं पड़ा, नहीं यूज हुई तो मतलब कि रिजल्ट पे असर पड़ा था। अब हम अगेन जाएंगे एनालिसिस सेक्शन में एंड हम यहाँ देखेंगे कि क्या इम्प्यूटेशन उन्होंने की है या नहीं। जरूरी नहीं है एनालिसिस में हो, कभी इन्होंने रिजल्ट्स में भी लिखा होता है कभी। देखें, नो इम्प्यूटेशन वर यूज फॉर मिसिंग डेटा, मैंने कहा कि नहीं यूज किया मिसिंग डेटा के लिए। अब आप लोग कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि नहीं 18 लोग मेरे ख्याल से बहुत लोग चढ़े गए हैं, तो मैं कहूंगी कि हाँ आउटकम अवेलेबल नहीं था सारों के लिए। अब रिजल्ट्स भी हमारे पास मैं मतलब कोई एनालिसिस इसमें यूज नहीं हुए थे, इम्प्यूटेशन की नहीं थी, तो मैं कहूंगी कि इज देयर एविडेंस दैट रिजल्ट आर नॉट बाइस्ड बाय द मिसिंग डेटा आउटकम, नो, नहीं था एविडेंस, इम्प्यूटेशन इन्होंने की नहीं है। कुड मिसिंगनेस ऑफ इन द आउटकम डिपेंड ऑन इट्स ट्रू वैल्यू। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स छोड़ के चले गए हैं ना, क्या उसके लिए कोई रीजंस दी गई थी या नहीं। अब ट्रू वैल्यू मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट इसलिए छोड़ के चले गए कि किसी को एलर्जी हो गई, किसी की डेथ हो गई इसमें, या फिर लेट से कोई भी इमरजेंसी हो गई कि मतलब वो नहीं आ पाए, मतलब वो अपना जो ट्रायल है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हाँ इसमें ट्रू वैल्यू पर डिपेंड करता है। या फिर आप लोग यहाँ वो भी देख सकते हो, रीजंस फॉर, बेसिकली रीजंस फॉर लीविंग आप लोगों ने देखने। कभी कभी ट्रायल्स ने यहाँ दिया होता है, इसका फर्स्ट जो फ्लो डायग्राम होता है ना उसमें यहाँ 7 रीजंस दिए होते हैं कि अगर 2 पार्टिसिपेंट्स ने कंसेंट विड्रू किया तो क्या रीजन थी, 2 पार्टिसिपेंट ने अगर स्टडी से विड्रॉ किया था तो क्या रीजन था। अब देखो यहाँ
यहाँ तो इन्होंने खैर क्लियर कट वो नहीं दिया, रीजंस दे दिए, फिर उन्होंने नीचे जाके रिजल्ट सेक्शन में दिया होता है या फिर लिमिटेशंस डिस्कशन में दिया होता है। आप लोग ट्रायल पढ़ोगे, आप लोगों को साफ नजर आएगा। मे भी इस आर्टिकल ने ना दिया और इसीलिए इन्होंने इम्प्यूटेशन भी नहीं की, क्योंकि इनके लिहाज से इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट छोड़ के नहीं गए थे 18 लोग। 500 में आई डोंट थिंक सो इज अ मेजर गेप। लेकिन ये आप लोग यहाँ से इन्फर कर सकते हो कि पार्टिसिपेंट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एनालिसिस बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेटर्स डिसीजन। अब रीजंस हमारे पास हैं, तो इसका यही मतलब है, ट्रू वैल्यू का मतलब है कि क्या रीजंस थी, सॉलिड रीजंस हमारे पास थी या नहीं छोड़ के जाने की। अगेन 3.3 भी इज इट लाइकली दैट मिसिंगनेस इन द आउटकम डिपेंडेड ऑन इट्स ट्रू वैल्यू। अगेन वही सेम बात कि क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है तो सॉलिड रीजंस है, यानी आर्टिकल ने जो बताए हैं क्या ये रीजंस मतलब है भी देने के या नहीं है। तो दोनों क्वेश्चंस तकरीबन सेम है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ, मैं वापस अपने उस पे जाती हूँ। खैर मैं इसी तरह कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि नो, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए, ऐसा मतलब इस डोमेन का थोड़ा सा रिस्क ऑफ बायस गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ वो किया है कि ऑल पार्टिसिपेंट्स का डेटा नहीं था। बेसिकली था, ट्रायल में हमने देखा है कि सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए डेटा था। इसका क्या आ जाता है, अगेन इसका लो आ गया, मे बी कि इसका हाई आ जाए। हाँ मैं यहाँ कहती हूँ कि नहीं, ट्रू वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे इन्होंने वो किया है, तो अब इसको क्या आ जाता है, इसको क्वेश्चन मैं कहती हूँ कि हाँ हमारे पास इसका रिस्क ऑफ बाइसलेट से हाई आ गया। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि हाई कैसे होता है। थर्ड डोमेन हमारे पास हो गया, अब हम जाते हैं फोर्थ डोमेन में। फोर्थ डोमेन में हमारे पास है मेजरमेंट्स ऑफ द आउटकम, आउटकम्स को किस तरह मेजर किया गया था। तो मैं जो हूँ तो करूंगी फोर्थ आउट जो फोर्थ डोमेन में फर्स्ट क्वेश्चन है, was the method of measuring the outcomes inappropriate। ये मतलब सिंपल सी बात है, क्यों कोई जो ट्रायल है वो गलत मेथड यूज करेगा मेजरमेंट ऑफ द आउटकम्स के लिए। सो बाय डिफॉल्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास आंसर हमारे पास से यही आता है कि हाँ जो मेथड था वो इनअप्रोप्रिएट नहीं था, तो मैं कहूंगी नो, इट वाज इनअप्रोप्रिएट। थर्ड हमारे सेकंड हमारे पास फिर क्या क्वेश्चन है, could measurement or assessment of the outcome have differed between the intervention groups। अब इसमें आप लोगों ने बेसिकली यहाँ ये देखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आउटकम्स में आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास आउटकम्स हैं क्या वो इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप में सेम मेजर हुए हैं, या फॉर एग्जांपल इंटरवेंशन ग्रुप में किसी और तरीके से किसी और स्केल से यूज सॉरी मेजर हुए हैं, और कंट्रोल ग्रुप में किसी और तरीके या किसी और स्केल से यूज हुए, सॉरी अगेन आई एम सेइंग यूज मेजर हुए हैं। तो यहाँ अब ये मैंने पढ़ा है, टाइम हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन खैर आप लोग जब पढ़ को देखोगे तो आप लोगों को यही नजर आएगा कि हमारे पास जो है तो इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप में दोनों का सेम मेजरमेंट हुआ था। और वैसे होता भी सेम है, किसी के इतना दिल का क्या जोर है कि मतलब इंटरवेंशन में अलग तरीके से मेजर करे, कंट्रोल में अलग तरीके से मेजर करे, स्टिल यू पीपल कैन रीड द आउटकम सेक्शन ऑफ द रिजल्ट एंड वहाँ आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा कि सेम हुआ था या नहीं। तो मैं कहूँगी कि नहीं, इसमें डिफर नहीं हुआ था। नहीं मिलता आप लोगों को, आप लोगों को नो इन्फो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कहती हूँ कि हाँ नहीं हुआ था, शक डालना चाहते हो प्रोबेबली यस प्रोबेबली नो कर सकते हो, लेकिन इस तरह के आप लोगों के पास फिर सॉलिड रीजन हो कि अगर कोई उस आर्टिकल को पढ़ के देखे तो फॉर एग्जांपल अब उन्होंने मतलब साफ लिखा हुआ है कि हाँ इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप का अलग अलग हमने मेजर किया था, आप वैसे ही शक डालने के लिए कहते हो प्रोबेबली नो। तो ये है कि अगर आंसर ना लिखा हो, साफ ना लिखा हो, आप लोग अपने आप से इन्फर कर रहे हो, मतलब द होल ट्रायल डिजाइन से, होल स्टडी से, तब आप लोग ये प्रोबेबली यस एंड प्रोबेबली नो वाला यूज कर सकते हो। जब क्लियरली उन्होंने आंसर दिया हो तो फिर आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। वर द आउटकम assessors अवेयर ऑफ द इंटरवेंशन रिसीव बाय द पार्टिसिपेंट्स, वहां हमने कहा कि ये ट्रिपल ब्लाइंडेड स्टडी थी, तो उनको नहीं पता था। अगर इनको पता होता तो could assessment of the outcome have been influenced by the knowledge of the intervention received। अब इस 4.4 को जरा आप लोग गौर करें, इसमें बेसिकली ये है ना, टू टाइप्स ऑफ आउटकम्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सब्जेक्टिव आउटकम्स, एक हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव आउटकम्स। सब्जेक्टिव आउटकम्स फिर अब फॉर एग्जांपल अगर आउटकम असेसर को पता है, वो ब्लाइंडेड नहीं है, तो उस केस में फिर जो है तो
आउटकम्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पर उनकी मेजरमेंट इन्फ्लुएंस हो सकती है। सब्जेक्टिव आउटकम फॉर एग्जांपल पेन में कहती हूँ। अब ये है कि लेट से यहाँ इस आउटकम असेसर को पता है कि इस बंदे इस पर्सन को जो है तो वो डायबिटीज नहीं है, एंड इसको जो है मेटफॉर्मिन दिया गया है। अब वो कहता है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे नोजिया हो रहा है, मुझे वॉमिट हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास खैर नोजिया वॉमिट तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आउटकम्स में आ जाते हैं, मैं पेन के कह देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि मुझे पेन हो रहा है। अब आउटकम असेसर कह रहा है कि एक तो इसको डायबिटीज नहीं है, ऊपर से इसने वो भी ले लिया, मतलब प्रॉपर इंटरवेंशन भी ले रहा है, अब ये कह रहा है कि मुझे पेन भी हो रहा है। तो ये अपने उसमें क्या लिखेगा, असेसमेंट पे क्या लिखेगा कि नहीं इसको पेन नहीं है। वो कह रहा है मुझे पेन हो रहा है, ये कहेगा कि नहीं इसको नहीं हो रहा। तो ये क्या करे, अपने आप से मतलब ये इंटरवीन कर रहा है क्योंकि इसको पता है। तो यहाँ हमारे पास जो है तो असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स जो है तो वो फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब कुछ आउटकम्स इस तरह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लीडिंग हमारे पास हो गया, मोर्टेलिटी हमारे पास हो गया, या फिर यहाँ हम कहते हैं कि इनका क्या है, प्राइमरी आउटकम इनका है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आउटकम है। इसमें मतलब आउटकम असेसर को चाहे पता हो ना पता हो, ये एक ऑब्जेक्टिव आउटकम है, मतलब हमने कैलकुलेट किया है इसको। या फिर हम सिजेरियन डिलीवरी का कहते हैं, डिलीवरी का चाहे उसको पता हो ना पता हो, हम मतलब ऑब्जेक्टिव सी चीज है। इसी तरह इंसुलिन डोज रिक्वायरमेंट हमारे पास, मेटरनल वेट, वेट हमारे पास आ जाता है, हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव आउटकम है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, ब्लीडिंग भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है। अब इसमें आउटकम असेसर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है कि इस पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग हुई है, तो ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव आउटकम्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आउटकम के केस में चाहे अगर फिर आउटकम असेसर जो हो वो ब्लाइंडेड ना भी हो, तो जो मेजरमेंट ऑफ द आउटकम है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन अगर तो सब्जेक्टिव आउटकम से तो फिर हो भी सकता है, लेकिन मेरे केस में तो आउटकम असेसर को पता ही नहीं है, तो मैं सिंपली कहूंगी कि इसमें मतलब ये चीज नहीं है। मेरा कंप्लीट हो गया डोमेन, अगेन आई डू लो, लो, और मैं चाहूंगी फिर फिफ्थ उस पे डोमेन में